अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। आज के लेक्चर में ये की पॉइंट्स डिस्कस होंगे जो कि अगर आप रिमेंबर रखें तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आता है। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिचुएशन है क्या, ये इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो ज़रा समझिए कहता क्या है, क्या हमसे डिमांड किया है मालूम करना। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कीजिए थ्रू अ सरफेस, जो कि सरफेस में से पास आउट हो रहा हो, इनक्लोजिंग अ चार्ज, और उस सरफेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक चार्ज पड़ा हुआ है। इसका मतलब सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, अंदर एक चार्ज को अपने बंद किया हुआ है। उस चार्ज की वजह से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं चार्जेस में से। पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो हमें उसके गिर्द एक सरफेस कंसीडर करना है और उस सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुतालिक हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, और जो बच्चे नहीं डिटेल से पढ़ा उन्हें ये टॉपिक, तो यहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक करें, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिटेल पता चल जाएगी। फिर भी सरसरी सा जिक्र करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं बच्चों क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और किसके बराबर होता है, ई ए, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ई क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या था, एरिया। हम जानते हैं किसी चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में सामने बिल्कुल क्या रख दिया जाए, एक एरिया प्लेस कर दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से जब पास करेंगी तो उनकी तादाद, कितनी लाइंस गुजरेंगी, वो तादाद जो है, स्केलर रिजल्ट जो आएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज के टॉपिक में भी हमें फाइंड आउट करना है, और सिचुएशन मैंने आपको डिटेल से समझा दी। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, और सबसे बेटर ये है कि क्लोज सरफेस हम क्या कंसीडर करें। इन्हें अब जब भी टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप ये हेडिंग्स देख के जब इन्हें लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। तो क्लोज सरफेस कैसा होगा, सबसे बेहतर क्लोज सरफेस है कि आप सफ़ियर कंसीडर कर लें। सफ़ियर क्लोज सरफेस जो है, क्लोज्ड सरफेस, वो आप कंसीडर कर लें। आप लिखेंगे कंसीडर अ क्लोज सरफेस, स्फीयर कंसीडर कर लें जिसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, एक चार्ज, और स्फीयर का रेडियस कितना है, हम छोटा सा एक, ये हमने एक स्फीयर लिया, 3 डायमेंशनल वो शेप होती है फुटबॉल की तरह। तो इसके अंदर हमने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इसका रेडियस कितना है, इस स्फीयर का हम जानते हैं सेंटर से किसी भी साइड की तरफ फासला, वो क्या उसका होता है, रेडियस। रेडियस कितने, आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया और सेंटर में क्या प्लेस कर दिया, उसके चार्ज क्यू, और इसके ये इनक्लोज हो गया इस स्फीयर के अंदर। अब बच्चों, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही होती हैं, इमर्ज हो रही होती है। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खारिज हो रही होती हैं और बाहर की तरफ जा रही होती हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर की तरफ जा रही हैं तो जब इससे बाहर निकलेंगी तो ये जो इसका सरफेस एरिया है स्फीयर का, उसमें से पास आउट होंगी, उसमें से गुजर के बाहर आएंगी। यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया में से गुजरेंगी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमें भी यही करना है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, हमने तो ये पढ़ा था कि एरिया जो है वो फ्लैट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने बिल्कुल फ्लैट एरिया होना चाहिए। फ्लैट एरिया हो, चाहे वो कोई एंगल बना के पड़ा हो और चाहे बिल्कुल वो परपेंडिकुलर पड़ा हो, फ्लैट होना चाहिए। तो यहाँ तो कर्वी सरफेसेस हैं। अगर आप देखें फुटबॉल की शेप को देखें तो हर लम्हे वो कर्व सा होता जा रहा है। इसी तरह ये स्फीयर का हर जगह से देखें तो कर्व है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको फ्लैट बनाने के लिए हम क्या सोल्यूशन ढूंढेंगे, हम इसके छोटे छोटे पैचेस कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल जो बनता है वो छोटे छोटे पीसीस से मिलके बनता है, 5 6 7 पीसीस जोड़ के फुटबॉल बनता है पूरा। इसी तरह से हम क्या करें, अगर इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दें, तो जब पैचेस में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर पैच ऐसे लगेगा जैसे फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस, बिल्कुल सीधा सरफेस लगेगा। इसका सोल्यूशन फिर ये निकला कि हम क्या कर देते हैं, इसको छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। फ्लैट सरफेस एरिया फ्लैट कर दिया, क्योंकि हम क्या मालूम करना चाहते हैं, हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि होता है ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कंप्यूट करना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, पहले स्फेरिकल सरफेस को फ्लैट बनाना होगा। और फ्लैट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे, छोटे छोटे पैचेस। अब एक पैच है तो इसके जैसे सैकड़ों और पैचेस बना लिए जाएं तो फ़ायदा क्या होगा उसका, बिल्कुल एक जैसे पैचेस बनाइएगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी, हम जानते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर के बाहर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और इसका एरिया एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया बिल्कुल एक दूसरे के, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस एरिया के, जब मैंने इसे फ्लैट बना दिया है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसके परपेंडिकुलर है और एरिया भी इस सरफेस के क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर हो चुका है। इस मकसद के लिए मैंने इसे क्या किया, फ्लैट बना लिया। अब क्या करिए, स्फेरिकल सरफेस को क्या कर दें, एन पैचेस में डिवाइड कर दें। इसका मतलब थर्ड हमारा स्टेप है कि हम एन वेक्टर एरियाज बना लें, एक एरिया की बजाय इसके जैसे पूरे स्फीयर के एन पैचेस बना लिए। अब हर पैच में से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया, हर पैच में से है। सो एन वेक्टर एरियाज मैंने इस स्फेरिकल शेप के बना लिए, एन एक जैसे। अब उसके बाद हम जानते इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरियाज बनेंगे उनकी अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह के होंगे बच्चों, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और कितने क्रिएट किए हैं सरफेस एरियाज, डेल्टा AN, एन एरियाज क्रिएट कर दें छोटे 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 छोटे, तो डेल्टा AN ये है इनकी मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स मतलब बच्चों फर्ज करें आपने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक पैच लिया है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटी, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा तो A3। इसके जो वेक्टर्स हैं अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स लिखूं तो वो क्या होंगे, इन एरियाज के एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस हुआ, उससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से हर मैग्नीट्यूड का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड का डेल्टा A1 वेक्टर, डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड का डेल्टा A2 वेक्टर। ये देखिए ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, हर एरिया के परपेंडिकुलर उसका वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर्स आ जाएंगे और कहाँ तक होंगे वेक्टर, डेल्टा AN तक वेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया, सरफेसेस n हैं तो वेक्टर्स भी n होंगी और मैग्नीट्यूड्स भी n होंगी। ये आपके पास आ गई, जो हमने थर्ड काम कर लिया, n वेक्टर एरियाज बना लिए। चौथा स्टेप क्या है, आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा एरिया चाहिए। तो दोनों हमने अपनी सिचुएशन के मुताबिक बना ली है, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। अगर पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, अगर मैं पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने जाऊं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगा। फ्लक्स बच्चों पहला फर्स्ट वन, चौथा स्टेप मैं करने लगा हूँ, दैट इज़ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकेले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले का मालूम कीजिए तो वो किसके बराबर आएगा, E1 डेल्टा A1। ऐसा नहीं होगा, पहले एरिया का उसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसमें से पास आउट हो रही है इस चार्ज की वजह से, और इसका अपना एरिया क्या है, डेल्टा A1। जबकि यहाँ पे अगर मैं जस्ट वैसे लिखूँ तो A लिख दूंगा, मैं जनरल बात करूँ जो बुक में बना होगा, लेकिन अगर मैं पैचेज n बना रहा हूँ तो पहला डेल्टा A1 दूसरा डेल्टा A2। ठीक है,
अब ज़रा देखिए, ये आपके पास पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होंगे, क्योंकि आपने पैचेस कितने बनाए हैं, n, और हर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक में से है। तो क्या होगा, जो पांचवा स्टेप है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल किसके बराबर होगा बच्चों, फर्स्ट फ्लक्स पहले सरफेस एरिया में से, दूसरे में से, तीसरे में से, कितनों में से, n में से। लाइए कीमतें दर्ज कीजिए, E1 डेल्टा A1 डॉट प्रोडक्ट, अभी वेक्टर की शक्ल में लिख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट, ये भी वेक्टर, दोनों के दरमियान डॉट है। E2 डेल्टा A2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, प्लस E3 डेल्टा A3 सो ऑन En डेल्टा An, ये आपके पास आ गया टोटल फ्लक्स। अब ज़रा गौर करिए बच्चों, हम जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, हर जगह से अगर इसे सफ़ियर को देखें तो एक जैसा है, स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से। तो बच्चों अगर मैं देखूं, क्या देखूं जी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एरिया में से एक जितनी पास आउट हो रही है, में से अगर मैं देखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले की, दूसरे की, तीसरे की, सबकी मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। n तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं, सब में से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने वाली इंटेंसिटीज़ ड्यू टू द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ दिस स्फीयर, हमारे पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ इक्वल आ जाएंगी। और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने मालूम किया हुआ है, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जब हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा जी, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ हमें E1, E2, E3, E4 नज़र आ रहा है, पहले तो बच्चों इस वेक्टर वाले को स्केलर की शक्ल में लिख लो। ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, फ्लक्स वेक्टर 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 डॉट, और ये खुद क्या है, स्केलर। अब इसे मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखो, इसी इक्वेशन को मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखो तो क्या बन जाएगी, फ्लक्स टोटल किसके बराबर, E1 डेल्टा A1, E2, अब डॉट नहीं लिखोगे, E2 डेल्टा A2 सो ऑन कर देता हूँ, En डेल्टा An। अब सब में सेम चीज़ क्या है, E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी E, क्योंकि सब की वैल्यू सेम है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो E कॉमन आ गया, डेल्टा A1 डेल्टा A2 सो ऑन डेल्टा An। लाइए बच्चों अब कीमतें दर्ज करते हैं। ई की कीमत हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और ये क्या है, सारा एरिया जमा हो रहा है, डेल्टा A1 डेल्टा, सारे पैचेस जमा हो रहे हैं, छोटे छोटे जो हमने फ्लैट सरफेस बनाने के लिए पैचेस बनाए थे सारे जमा हो रहे हैं। तो सारे पैचेस जमा होने पे क्या इस सफ़ियर का सरफेस एरिया नहीं आ जाता, और सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर का फार्मूला हम जानते हैं, इसका मतलब ये सारा जो एरिया जमा हो रहा है दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर। ये तो सफ़ियर का बाहरी सरफेस एरिया बन रहा है, और सरफेस एरिया का फार्मूला तो हम जानते हैं Q/r² इंटू 4 पाई r²। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर 4 पाई r²। बच्चों 4 पाई से कटा, r² से कटा, तो आंसर Q/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q क्या है, वो सेंटर में पड़ा चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, जो कि हमने इस चैप्टर के पहले टॉपिक में भी पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है, वहाँ पे जो परमिटिविटी है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q पढ़ लो, या Q/एप्सिलॉन। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से पता चलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है चार्ज पे, और एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए चार्ज पे ही, ओनली चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा है। ये तो था जी बच्चों टॉपिक। इसका आखिरी पॉइंट डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मुझे रेस करना पड़ेगा, मैं इसे दोबारा से बता देता हूँ क्या हमने किया। सबसे पहले हमने जो उसकी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक चार्ज लिया जिसको इनक्लोज किया, बंद किया, किसके अंदर, एक सफ़ियर के अंदर। क्लोज सरफेस हमने कौन सा बेहतर समझा, सफ़ियर, उसके अंदर क्लोज कर दिया।
उसका रेडियस कितना था r, चार्ज के ऊपर चार्ज कितना था q, पॉजिटिव चार्ज लिया जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ। फिर हमने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने टॉपिक पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा एरिया। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एरिया दोनों ही यहाँ हैं, लेकिन बच्चों एरिया यहाँ पे कर्व है, कर्व के लिए तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना नहीं सीखा, तो इसका मतलब ना होता है फ्लैट सर्फेसिस के लिए। तो फ्लैट सर्फेस बनाने के लिए क्या हल था, जैसे फुटबॉल को फ्लैट होकर उसका सरफेस बनाने के लिए छोटे छोटे पैचेस जोड़ के फुटबॉल सिया जाता है, इसी तरह से इसके छोटे छोटे पैचेस बना लिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल हो गए। उसके अलावा ये क्या हो गया जी, फ्लैट हो गया। फ्लैट होने से ये आपस में पैरेलल हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया और फ्लक्स क्या गुजरेगा, मैक्सिमम गुजरेगा, फाइंड आउट करना भी आसान हो जाएगा। फिर एन वेक्टर एरियाज बना लिए, सारे पूरे फुटबॉल को, पूरे सफ़ियर को हमने पैचेस में डिवाइड कर लिया। फिर मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया पहला, फिर इसी के जैसा टोटल आएगा तो इसके जैसे n पैचेस हैं तो n फ्लक्सेस को जमा करना पड़ेगा, सबकी वैल्यूज़ दर्ज की। ये तो था वेक्टर फॉर्म में। फिर मैंने इसे किस शक्ल में लिखा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। फिर मैं यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना बच्चों, ये चार्ज से एक जितना फासला है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जा रही है वही उस तरफ, वही उस तरफ, वही उस तरफ, वही उस तरफ, तो नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, सारी बराबर होंगी। सारी बराबर होने के नतीजे में इसका आंसर 1/4πε0। हम जानते हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की है, जब बाकी भी सारी एक जैसी हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू, ला के इधर वैल्यू रखी तो आपके पास आंसर आ गया। अब मैं लास्ट पे बताने लगा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है जो उस शेप के अंदर पड़ा हो, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। और दूसरी चीज़ परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, मीडियम कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे करें, अगर हम इसी सफ़ियर को उठा के क्या करें, किसी और शेप के अंदर जाके रखें तो देखें क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आंसर पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसी सफ़ियर को मैं उठा के क्या करता हूँ, किसी और शेप के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज सफ़ियर के इनक्लोज था, मैं इस किसी और शेप के अंदर, किसी और शेप जिसका नाम S है उसके अंदर इनक्लोज करता हूँ। तो बच्चों इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस शेप में से निकलेंगी, सफ़ियर में से, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इसी शेप पे से नहीं गुजरेंगी? क्या ज़्यादा हो जाएंगी पहले से, क्या कम हो जाएंगी पहले से? नहीं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास आउट हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बाहर वाली शेप में से पास आउट होगा, चाहे इसकी शेप स्फेरिकल है, आम की तरह है, रैंडम है, जैसी भी है, शेप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है उस शेप के अंदर पड़े चार्ज पे। और दूसरा मीडियम कौन सा है, यहाँ मीडियम फ्री स्पेस है, इसके अलावा कोई और मीडियम है, कोई टार है, हनी है, कोई आपने क्या कर दिया, रबर रख दी, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उस पर डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो लास्ट पे आंसर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट डिपेंड करता है चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया एक ऐसे सरफेस के लिए जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।